नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। ट्रंप टैरिफ और टकराव से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया और इसी दौरान ट्रंप ने दोहरा दिया है कि मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ दोस्ती अलग है और यह भी कह दिया है कि भारत टैरिफ को लेकर सख्त है। वो इस मामले में सही व्यवहार नहीं कर रहे। ट्रंप ने इसी दौरान भारत ही नहीं बल्कि चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। बता दूं आपको, ये परसेंट टैरिफ है। हाँ, यहीं पर ट्रंप ने करीब 60 देशों की तुलना में टैरिफ की तुलना करें तो आधा टैरिफ लगाने का फैसला भी किया भारत पर। इसके अलावा अमेरिका ने दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर 10% वेबलाइन भी लगा दिया है। ये वेबलाइन आपको बता दूं कि टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट देखी गई है। टोक्यो निक्के पे देखें तो 225 इंडेक्स में 3.4% की गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया की अगर बात करें तो शुरुआत यहां पर 1.9% लुढ़क गया है और इसी के साथ ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका के शेयर में भी गिरावट देखी गई है। खबरों में विस्तार से चर्चा करेंगे दोनों मामलों पर। हमारे साथ इन्वेस्टर से ज्यादा जानकारी लेंगे। गौरव गोयल, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ एशियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इस टैरिफ से शेयर बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये टैरिफ जो लगाए गए हैं उसका आज हमने देखा है शेयर मार्केट में इंडिया में, जहां पर मिक्स्ड एक हम लोगों को एक फीलिंग आई है देखने के लिए। हम लोगों ने बहुत सारे जैसे बैंकिंग जो इंडेक्स है उसमें हमने आज तेजी देखी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा तेजी देखी। हालांकि निफ्टी जो है थोड़ा सा निराशाजनक था, बट जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट में, जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था उस हिसाब से हम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके कई रीजन हो सकते हैं जो जिस पे हम लोग विस्तार से आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक, और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है अगर ये टैरिफ बढ़ते हैं? तो कौन से सेक्टर्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? सो देर आर 3-4 सेक्टर्स हैं आना जो काफी इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपने देखा होगा एक टेक्नोलॉजी शेयर्स में काफी भारी गिरावट देखने को मिली और वो एक सेक्टर है जो काफी इम्पैक्टेड होगा इससे, क्योंकि वहां पे कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म एक्चुअली नहीं है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा इंडिया के लिए और सीधे सीधे 26% का उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। इसी तरह से जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्शन है जहां पे इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। दो सेक्टर्स हैं जहां पे एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे फार्मा सेक्टर है जहां पे आज आपने देखा स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी हुई थी और इसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने फॉर द मोमेंट फार्मा सेक्टर को एग्जेम्प्ट कर दिया है और ये एग्जेम्पशन जो है हमारे फार्मा एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत लाभदायक होगा और ये एक तरह से उनकी जरूरत भी थी अमेरिका में, क्योंकि अगर टैरिफ लगा देंगे तो वहां पे दवाइयां महंगी हो जाएंगी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और लोग उनको नापसंद करना शुरू कर देंगे। सो इसी तरह से एक दूसरा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, जहां पे हम लोग काफी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और वहां पे टैरिफ लगा है, लेकिन जो हमारे कंपीटिंग कंट्रीज हैं जैसे आपका वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा वहां पे ज्यादा टैरिफ लगाया है उन्होंने। तो ये कहा जा सकता है कि अगर हमारा हाथ कटा है तो उनका सर कट गया है, तो जिसकी वजह से शायद हम लोगों को ये थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा उसका। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर्स हैं जहां पे कुछ सेक्टर्स में नुकसान है, कुछ सेक्टर्स में फायदा है। ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो टैरिफ नेगेटिव है, लेकिन इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अगर हम इसमें अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहेंगे तो हमें इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ठीक, जो निवेशक है उनको क्या क्या सुरक्षा के लिए कदम आप बताना चाहेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
इसमें सबसे अच्छा यही रहेगा कि जो सेक्टर्स डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी होएगा, उसमें शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इसमें आपको इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। इंडिया का यूएस के साथ ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रहा है ट्रीटी के लिए, और मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो उनका दबाव बनाने का एक तरीका है ताकि दूसरी कंट्रीज टेबल पे आ सके, नेगोशिएशन हो सके, और उसके हिसाब से एक ट्रेड ट्रीटी साइन करी जा सके जो अमेरिका के बेनिफिट में हो। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनके लिए अमेरिका फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सारा काम अमेरिका फर्स्ट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। तो इवन अगर हमारा कंट्री उनके लिए एक दोस्त की तरह है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको नहीं बख्शा है। हालांकि उन्होंने कहा ये डिस्काउंटेड टैरिफ्स हैं इंडिया के लिए। तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड ट्रीटी साइन होगी अगले कुछ महीनों में, और तब तक इस तरह के सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, जेम्स एंड ज्वेलरी और कुछ इस तरह के सेक्टर्स है जहां से हम लोग को बच के चलना चाहिए। फार्मा वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि वो ऑलरेडी थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह अनइम्पैक्टेड हैं, तो आप वहां पे हम लोगों को काफी अच्छी वैल्यू दिखाई देती है। ठीक। और रेगुलेटरी रूल्स की अगर बात करें तो क्या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? रेगुलेशंस की बात करें? जी जी जी। हाँ जी, तो ये मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली एक ट्रेड ट्रीटी साइन होगी इंडिया और यूएस के बीच में। अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा था कि इसमें काफी विस्तार से इंडिया और यूएस के बीच में डिस्कशंस हुए थे कुछ दिन पहले, और हमें लगता है आने वाले समय में काफी डिटेल में इसमें जाके डिस्कशन होंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए ये अल्टीमेटली बेनिफिशियल साबित होगी। और क्योंकि हमारे जो काउंटर पार्ट्स कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया है, तो इंडिया अल्टीमेटली मेरे को लगता है बेनिफिशियल रहेगा। और इसी का इम्पैक्ट आज आपने शेयर मार्केट में देखा है, जहां बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में काफी ज्यादा फॉल हुआ मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इंसुलेटेड थे। गौरव जी, जैसे निवेशकों का अपना अपना पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो में वो क्या क्या बदलाव कर सकते हैं इन दिनों? अगर टैरिफ का, अगर यहाँ क्योंकि आप बता ही रहे हैं ये असर भी देखने को मिलेगा, तो अपने पोर्टफोलियो के किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्ड करना चाहिए आना। इक्विटी मार्केट्स में अगर आप अच्छे ढंग से निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न्स बनाने की बहुत बड़ा एक गुंजाइश रहती है। कोई ऐसा और कोई एसेट क्लास नहीं है जो इक्विटी मार्केट से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सके। और मेरे को अल्टीमेटली लगता है कि ये जो भी टैरिफ्स लगे हैं, इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग है इंडिया के लिए। और अगर हम लोग इसे कैपिटलाइज कर पाए, और मेरे को लगता है कि हमारी गवर्नमेंट काफी सक्षम है इस चीज पे, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। बहुत सारे नेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका, शायद चाइना +1 एक स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, और ये इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने पे इंडिया वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। मेरे ख्याल से अगले 2 दशकों के लिए इंडिया में एक स्टॉक मार्केट में निवेश एक गोल्डन पीरियड की तरह रहेगा। अगर हमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से 13-14% का रिटर्न मिल गया, तो आप सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग के बेनिफिट के हिसाब से हम करीब 5-5.5 साल में ऐसा डबल कर सकते हैं। तो गोल्डन पीरियड है, इसमें आप पैनिक नहीं करेंगे। आप मार्केट का स्वभाव होता है ऊपर नीचे जाना, तो इस चीज को ध्यान में रखिए, घबराइए नहीं, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, अच्छे प्रमोटर्स देखिए, अच्छी कंपनीज देखिए, आपको निराशा नहीं होगी। गौरव जी, एज वी ऑल कैन सी कि नाउअडेज जो मार्केट है वो गिर ही रहा है और कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन रहती भी है, तो उसके लिए कुछ टिप्स? तो ये एक मार्केट की नियति होती है कि मार्केट ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। जिनको इस चीज से घबराहट होती है जब मार्केट नीचे जाते हैं, उनको शायद इक्विटी मार्केट्स में निवेश नहीं करना चाहिए। बिकॉज जनरली ऐसा होता है, लोग जब मार्केट नीचे गिरे होते हैं तब बेचने लगते हैं, और मार्केट जब ऊपर बहुत ज्यादा चला जाता है तो खरीदना शुरू करते हैं। दिस इज रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो बल्कि उल्टा होना चाहिए, जब मार्केट ऊपर होते हैं शायद तब आपको अपना थोड़ा सा स्टॉक्स कम कर देना चाहिए, और जब नीचे होते हैं तब हमें खरीदना चाहिए।
तो इसे ग्रीड एंड फियर का एक प्ले होता है कि ऊपर जाते हैं तो लोग ग्रीडी हो जाते हैं और जब नीचे आते हैं तो फियर हो जाता है। तो इससे हमें बचने की बहुत जरूरत है। आप अपना कंपोजर मेंटेन करिए, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग करिए और एक्सेप्ट करें कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा। आप लंबे समय के लिए निवेश करिए। हो सके तो शायद जो कुछ समय के लिए अपना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो न्यूज मत देखें, क्योंकि न्यूज में मैं आपका चैनल को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं नहीं जनरली नहीं, ये कह रहा हूँ होता है एक क्योंकि पैनिक बहुत सारे लोग सिचुएशन ऐसे क्रिएट हैं। ना हो और समहाउ होता है ना, पहले से हम मॉर्निंग में बैठे हुए होते हैं, एक पीक टाइम होता है और उसमें जो लाइंस ग्रीन से रेड हो जाती है और वो बहुत दिक्कत देती है, तो इसके लिए आप कह रहे हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टिंग करेंगे, देयर हैज नेवर बीन अ पीरियड ऑफ 10 years से ज्यादा या कभी की जब मार्केट्स ने नेगेटिव ओवरऑल रिटर्न्स दिए हों। 10 साल में 14-15% का रिटर्न मिलना इज क्वाइट नेचुरल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार मिलेगा ही, लेकिन उम्मीद ऐसी है कि मिलेगा। और ऐसी सिचुएशन में पीपल, आप सब जो निवेशक हैं, वो बहुत पैसा बना सकते हैं। बस मूल मंत्र को ध्यान में रखिए कि पैसा कैसे बनाया जाता है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। मार्केट्स हैं, ऊपर नीचे जाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वो अननेचुरल मार्केट होगा। जैसे कार्डियोग्राम होता है, ईसीजी करते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो डेथ सिग्निफाई करती है। मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव रहेगा हमेशा। सिर्फ इस बात को आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ठीक। अच्छा, जैसे न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, भाई आज ही किसी ने सोच लिया कि भाई मैं आपसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूं, तो क्या उन पर भी कुछ असर हो सकता है या उनके लिए आप कुछ टिप्स दें? क्योंकि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म हमें सोचना है, उसी अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। पीपल हु आर ऑलरेडी इन मार्केट दे कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जो नए मार्केट में अभी सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे? आना, ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, जब मार्केट अभी तक उन्होंने कोविड के बाद सिर्फ ऊपर चढ़ते हुए देखा था, और अब जब नीचे आया है लास्ट 5-6 months में और फिर रिकवरी भी आई है पिछले महीने, तो आप ये देखेंगे ये सब लर्निंग का पार्ट होता है। और अगर मैंने मार्केट को पिछले 25 साल में अच्छे ढंग से देखा है, और ये साइकिल्स में चलता ही है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, कुछ लोग हम जैसे एनालिस्ट या एक्सपर्ट से सुन के भी सीख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी लर्निंग से ही सीखना चाहते हैं, पर ये लर्निंग का पार्ट होता है। अगर आप लॉन्ग समय तक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो प्लीज एक्सेप्ट इट, दिस विल हैपन। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है और आगे नहीं होगा, ये हमेशा होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, और इस तरह से ही आपको ओवरऑल गेन्स देगा। तो अगर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं मिलती है, इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओवरनाइट सिर्फ आपको लॉटरी में आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर हर एक को लॉटरी नहीं लगती है। तो आप स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग डेन की तरह नहीं समझ के एक इन्वेस्टमेंट की एक जगह समझिए, जहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स और गेन्स मिलते हैं। तो आप बहकावे में मत आइए। अच्छे जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, वॉरेन बफेट वगैरह, उन्होंने पैसे अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही बनाए हैं। इंडिया में भी राकेश झुनझुनवाला जी ट्रेडिंग भी करते थे, इन्वेस्टमेंट्स भी करते थे। उनकी बल्क ऑफ द वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही बनी है। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, कॉन्सेप्ट जैसे SIP होते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, अगर आप उनको ठीक ढंग से फॉलो करेंगे तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सकती है। थोड़ा सा प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने की जरूरत होती है, ध्यान रखने की जरूरत होती है। एंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा जरिया है वेल्थ क्रिएशन का। बस पैनिक होने से बचना चाहिए। अपनी कंपनीज को अच्छे ढंग से स्टडी करने की। क्योंकि आप SIP की बात कर ही रहे हैं, तो अभी आपसे ये टिप भी ले लेते हैं कि कौन सी SIP ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, कितने टर्म के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें, या आजकल मार्केट के हिसाब से हमें ये लगता है इसमें इन्वेस्ट करेंगे दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल रेदर देन द अदर। आना SIP एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप जितने लंबे समय के लिए कर सकते हैं, जब तक आपकी क्षमता है, आपकी अर्निंग है, और आप में से उसमें से कुछ पोर्शन अपनी इनकम में से उसमें SIP में जरूर डालना चाहिए। और अनलेस आपको पैसे की जरूरत हो तो आप
मेरे ख्याल से आपको रिटायरमेंट या पर्टिकुलर गोल के लिए आपने जिसके लिए एसआईपी क्रिएट करी है, जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो एसआईपी में मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप लेट्स से 20 इयर्स के लिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, हर महीने 10,000 रुपए करते हैं, तो अगर वो 12% पे भी अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं उसे, जबकि सेंसेक्स ने पिछले 1979 से इससे ज्यादा ही रिटर्न दिए हैं, हम कंजर्वेटिवली लेट अस अज्यूम की 12% रिटर्न दिए, तो वेल्थ आपकी ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो सकती है 20 इयर्स में। मैं थोड़ा सा इस चीज पे मतलब लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन लोग घरों को 20 साल तक रखते हैं लेकिन इक्विटीज में पैसा नहीं रखते हैं। अगर आप 20 साल तक रखेंगे तो शायद आपकी वेल्थ उससे भी ज्यादा बन सके। इसका एक वेरिएंट भी होता है कि अगर आप 10% का हर साल अगर अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें, जैसे 10,000 को अगले 1 साल बाद आपकी लेट अस अज्यूम इनकम भी बढ़ गई, आपने 10% और बढ़ा दिया तो अगले साल 11,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड सो ऑन फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। नहीं करेंगे 12% की कंपाउंडिंग के कैलकुलेशन के हिसाब से वो करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास का आता है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं कि ये लोग एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखते हैं। जहां मार्केट में उतार आया है तो बेच दिया, जहां चढ़ाव आया तब बेच दिया, डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप डिसिप्लिन बेस से एसआईपी में इन्वेस्टिंग करें और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लें। और कंपाउंडिंग एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और मैं से यही कहूंगा कि मल्टीप्लाई होता है पैसा इसके थ्रू। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा आना, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि इक्विटी मार्केट्स हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, ये ऐसा एक्सपेक्टेड है और हिस्टोरिकल रिटर्न्स हम ऐसा शो करते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है इक्विटीज में कुछ परमानेंटली नहीं कहा जा सकता है, ना कुछ गारंटी ढंग से कहा जा सकता है। बट ओवरऑल हम लोगों ने हिस्टोरिकल बेसिस पे देखा है कि एसआईपी के थ्रू आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डिसिप्लिन रहें और सही ढंग से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें और उतार चढ़ाव से डरें। बिल्कुल। अब ये क्योंकि समय की अभी हमारे पास कमी है, लेकिन एक क्वेश्चन व्यूवर का ही आया, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ले तो नहीं पाऊंगी, लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि काफी देर से एक व्यूवर भेज रहा है। वो ये है कि डिश टीवी के शेयर और येस बैंक में उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, उनके लिए कोई टिप आप बता पाए? तो मैं यही कहूंगा कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरे को बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट और कुछ स्टॉक्स जो हैं आपको देखिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, बट आपको स्टडी करने की जरूरत है कि कौन बैंकिंग स्टॉक में है, तो आपको कौन सा स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, किसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, किसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, किसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, वो आप किस बैंक में जाके आज की डेट में अपने अकाउंट्स खोल रहे हैं, इन सबको एनालिसिस करना, उनका लीडरशिप कैसा है, इन सबको जब चीजों का आप ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर इज वेरी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड। ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के जो ग्रोथ हो रही है, जो उनके बैड डेट्स की प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है, और रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और पिछले 4-5 साल में एक्चुअली उस हिसाब से उन्होंने ऐसे रिटर्न्स भी नहीं दिए, तो वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। जहां तक स्टॉक्स लाइक डिश टीवी है, मैं पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, तो आप ये देखिए कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो देखिए वहां पे कि वहां पे क्या चल रहा है। सो आई एम मोर, अगर सेक्टर्स को कंपेयर करना होगा तो कंपैरेटिवली बिटवीन द टू सेक्टर्स मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को प्रेफर करूंगा। जी, थैंक यू गौरव जी, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम जानकारियां गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सेबी रजिस्टर इन्वेस्टर ये एडवाइजर हैं। तमाम जानकारियां उन्होंने आपको दी कि टैरिफ का जो ये बम ट्रंप की तरफ से फोड़ा गया, भारत में क्या असर होने वाला है और बाजार पे क्या असर होने वाला है। लॉन्ग टर्म अगर विजन से देखें तो भारत को कहीं ना कहीं आने वाले समय में लाभ ही होगा। आज कैसा बाजार है उस पे नहीं, आने वाले दिनों में बाजार की तस्वीर कैसी होगी उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।